एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट इंडियन कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में कुछ टर्म और जूल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन वह अवस्था चर जिन्हें केवल तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था से ही ज्ञात किया जाता हो और जो उस पथ पर निर्भर नहीं करते हों जिस पथ से इनिशियल से फाइनल स्टेट पर आए हों, थर्मोडायनेमिक और स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। पाथ फंक्शन वह वेरिएबल्स जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आया हो, पाथ फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गैस की m मात्रा जिसे आयतन V1 से V2 तक एक्सपांड किया जाता है, इसके लिए स्थिर दाब पर गैस को P इंटू V2 माइनस V1 कार्य करना पड़ेगा। अब यदि गैस का दाब आधा कर दें तो उस स्थिति में आयतन के उसी परिवर्तन के लिए गैस को आधा कार्य करना पड़ेगा। यदि दाब P0 हो तो उसे V1 से V2 तक फैलाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अतः गैस द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है जिस पथ के द्वारा तंत्र एक अवस्था V1 से दूसरी अवस्था V2 में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा उदाहरण जिंक सल्फेट व कॉपर सल्फेट के मध्य केमिकल रिएक्शन है। यदि एक फ्लास्क में संपन्न कराई जाए तो Q ऊष्मा मुक्त होगी, लेकिन इसी अभिक्रिया को एक वोल्टाइक सेल में संपन्न कराया जाए तो कोई ऊष्मा मुक्त नहीं होती है। सिस्टम की ऊष्मा की मात्रा उस पथ पर निर्भर करती है जिससे वह तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है। अतः ऊष्मा व कार्य पाथ फंक्शन है तथा इन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके विपरीत दोनों एक्सपेरिमेंट में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन स्थिर है, क्योंकि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अवशोषित की गई ऊष्मा माइनस उसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में किए गए कार्य के बराबर होती है। अतः तंत्र की किसी भी विशिष्ट अवस्था के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा E या U का मान निश्चित होता है और E1 व E2 दोनों अवस्था के लिए डेल्टा E E2 माइनस E1, अर्थात सिस्टम किसी पथ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, उसकी इंटरनल एनर्जी सदैव समान रहती है। E1 इंटरनल एनर्जी, S एंट्रोपी, G फ्री एनर्जी, H एंथैल्पी आदि स्टेट फंक्शन है तथा इन्हें कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। सिस्टम के किसी सूक्ष्मतम भाग के गुण का डिफरेंशियल करते हैं जिसके योग व समाकलन से उस गुण को परिभाषित किया जा सकता है। किसी स्टेट फंक्शन के डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसी फाइनाइट डिफरेंस में जुड़ सकता है और पथ पर निर्भर नहीं करता है, जिसे हम डेल्टा U इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल स्टेट du UF माइनस UI के द्वारा लिखते हैं। इसके विपरीत पाथ फंक्शन के डिफरेंशियल इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है जो किसी कुल मात्रा में समाकलित होता है तथा पथ पर निर्भर करता है। इसको हम इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल dQ Q द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ Q1 व Q2 लिखना अतर्कसंगत है, क्योंकि सिस्टम की स्टेट की ऊष्मा नहीं होती है, पाथ की होती है। सिस्टम के में चेंज होने पर ही हीट आएगी, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं। वर्क भी पाथ फंक्शन है, क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि सिस्टम
से B स्टेट में जाने पर W या W2 कार्य हुआ है। कार्य की मात्रा W1 या W2 है ऐसा नहीं कह सकते। स्थिर ताप पर आयतन के साथ ऊर्जा परिवर्तन की दर मापना एक कठिन कार्य है जिसे गैसों के लिए जून ने अपने प्रयोग द्वारा हल करके बताया। उसके प्रयोग अनुसार दो बल्ब A व B लेते हैं जो एक दूसरे से एक स्टॉपर द्वारा जुड़े रहते हैं। एक बल्ब A में कोई गैस भरकर और B को वैक्यूम करके इन्हें जल से भरे एक बर्तन में रख दिया जाता है। इस बर्तन में एक विदोलक और एक थर्मामीटर लगा देते हैं। विदोलक चलाते हैं जिससे बल्ब व पात्र का जल एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य स्थापित कर लेते हैं। जब ताप स्थिर हो जाए तो उसे थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं। अब दोनों बल्ब के मध्य का स्टॉपर खोल देते हैं। गैस प्रसारित होकर बल्ब A व B में समान रूप से फैल जाती है। तंत्र को ऊष्मीय साम्य में आने देने के लिए हम कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं और फिर उसका ताप नोट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आया। इससे यह सिद्ध होता है कि जूल का प्रयोग एक सम एंथैल्पी या आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता तंत्र की बाउंड्री या परिसीमा जो प्रयोग के प्रारंभ में केवल A बल्ब तक सीमित थी, परिवर्तन के दौरान B बल्ब तक इस प्रकार फैलती है कि प्रत्येक समय समस्त गैस उसके घेरे में रहती है, अर्थात वह शून्य विपरीत दाब P अपोजिंग प्रेशर इक्वल 0 के विरुद्ध विस्तार करती है। स्वाभाविक है कि इस विस्तार पर में सराउंडिंग में शून्य कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए हम कह सकते हैं W इक्वल 0। इस प्रकार के कार्य को मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपांशन कहते हैं। इस स्थिति में प्रथम नियम की समीकरण डेल्टा E इक्वल Q माइनस W को निम्न रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि W इक्वल 0 है तो डेल्टा E इक्वल Q के बराबर होगा। क्योंकि जो सराउंडिंग के ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है, इसलिए Q इक्वल 0 है, अतः डेल्टा E इक्वल 0। क्योंकि तंत्र ऊष्मीय साम्य में है, अतः तंत्र का ताप भी स्थिर रहेगा, अर्थात dt इक्वल 0। उस स्थिति में जो समीकरण 3 D E इक्वल डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर dV को हम dE इक्वल डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर dV इक्वल 0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन डेल्टा V का मान शून्य नहीं होता है, तो उस केस में डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर 0 होगा, अर्थात स्थिर ताप पर किसी तंत्र के आयतन के प्रति ऊर्जा के परिवर्तन की दर शून्य है, अतः किसी तंत्र की ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी तंत्र की ऊर्जा केवल ताप का फलन है, इसे हम जूल का नियम कहते हैं। यह नियम केवल गैसों और वो भी आदर्श गैसों पर लागू होता है। वास्तविक गैसों के लिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट टेम्परेचर का मान कुछ धनात्मक होता है, शून्य नहीं होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस अथवा द्रव के आयतन को परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक दाब की आवश्यकता पड़ती है। किसी ठोस अथवा द्रव के आयतन के समतापी परिवर्तन के संबद्ध ऊर्जा का मान हम समीकरण 3 द्वारा याद कर सकते हैं। क्योंकि स्थिर ताप है, अतः dt इक्वल 0 होगा, तो इस समीकरण 3 को समाकलित करने पर हमें डेल्टा E इक्वल समाकलन V1 V2
डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी dV प्राप्त होगा। द्रवों व ठोस को अत्यंत कम संकीर्णता होने के कारण V1 व V2 में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। V1 और V2 लगभग समान होते हैं। आयतन के इस छोटे पदार्थ में जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी स्थिर होता है, अतः समाकलित चिन्ह को हटाकर हम dV का समाकलन करते हैं तो हमें समीकरण डेल्टा ई इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल्टा वी इजिकल टू 0 प्राप्त होता है। इस समीकरण की सहायता से व्यंजक डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी का परिकलन किया जाता है। ठोस व द्रव तंत्रों के लिए डेल्टा वी का मान बहुत कम होता है, अतः इसे लगभग शून्य मानकर हम यह मान सकते हैं कि ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है और ये जूल के नियम के